हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 6 के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना कर रखा है। ये हिस्ट्री चैप्टर 6 का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, ये सीरीज चलेगी। तो हिस्ट्री चैप्टर 6 का फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। वो वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था कि रोल ऑफ पीजेंट्स इन एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट के एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में, ठीक है, किसानों का क्या किरदार रहा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रोल ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों का क्या रोल रहा था। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 6 का आप अगर नाम पढ़ोगे तो लिखा हुआ है पीजेंट्स, वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। यानी 20th सेंचुरी में जितने भी तरह के मूवमेंट्स हुए, ठीक है, चाहे वो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इतने सारे मूवमेंट्स में, ठीक है, किसानों का क्या रोल रहा। उसके बाद बोल रहे हैं वर्किंग क्लास का क्या रोल रहा और लेफ्ट मूवमेंट का क्या रोल रहा। बेसिकली इस पूरे चैप्टर 6 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चार जो मैंने मूवमेंट्स आपको बताया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन चारों में जो किसानों का रोल रहा उसमें से एक का बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, पहली वाली वीडियो में कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में किसानों का क्या रोल था, क्या किरदार था, क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, आज हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स का, किसानों का क्या रोल था, क्या किरदार था, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उन लोगों ने किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया था पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, बेसिकली मैं आपके किताब के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ हर चीज। तो इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं उसको समझिए। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, उसके पीछे काउजेस क्या क्या थे। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में जो इस चैप्टर में आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री चैप्टर 6 से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 30 to 40% आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे पहले इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 से 1920 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवध किसान सभा। ठीक है, ये सब मैं अभी बता रहा हूं, इन सब के बारे में भी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवध किसान सभा ये कब से कब तक चला? ये चला 1920 से 1921 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एका मूवमेंट। ठीक है, एका मूवमेंट। ठीक है, एका मूवमेंट ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1921 से 1922 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बारडोली। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, इसके बारे में ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हमारी पढ़ाई, आज की जो क्लास है ये हमारी चलेगी। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो शुरुआत पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू क्यों किया गया था। ठीक है, उसके पीछे काउजेस क्या क्या थे। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था 1920 में। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन 1919 में कुछ हुआ तब ना 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। 1919 में हुआ क्या था? देखिए, 1919 में जो सबसे पहला हुआ वो था रोलेट एक्ट। 1919 में हुआ। क्या था ये? देखिए, 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पास किया गया था। रोलेट एक्ट के जरिए अंग्रेज, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, किसी भी हिंदुस्तानी को जेल में बंद कर सकते थे बिना किसी सबूत के। यानी शक की बिना पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, उन्हें जेल में बंद भी किया जा सकता था, महज शक की बिना पर कि उस पर शक है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे वो दोषी हो या ना हो। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट जब चल रहा था तो उस वक्त पंजाब में, ठीक है, अमृतसर में एक मीटिंग हुई जलियांवाला बाग में। जगह का नाम ही था जलियांवाला बाग, और वहां पर मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। ठीक है, उसी को तो मीटिंग बोलते हैं। इकट्ठा थे, इसी पर बात चल रही थी रोलेट एक्ट को किस तरह से मजबूर किया जाए अंग्रेजों के कि ये इसे वापस ले लें। वहीं पर जनरल डायर अपने ऑफिसर्स, जनरल डायर उस वक्त का एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो अपने जूनियर्स के साथ यानी पुलिस ऑफिसर्स के साथ आता है और बिना वार्निंग दिए कि जगह खाली करो, मीटिंग बंद करो, बिना वार्निंग दिए वहां पर गोलियां चला देते हैं। ठीक है, ऑर्डर दे देते हैं कि फायरिंग कर दो।
और उस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसे कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अब ये जलियांवाला बाग में मैसेकर भी हुआ था 1919 में, ठीक है। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से ही गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों का क्या रोल था और ये चंपारण, खेड़ा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा, एका मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, ये सब क्या क्या था एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। शुरुआत हम लोग करेंगे चंपारण सत्याग्रह से। देखिए चंपारण सत्याग्रह आखिर है क्या, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, खैर कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा देने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए चंपारण में हुआ क्या था, 1917 में हुआ था, लेकिन पहले हम लोग 1917 में जो कुछ भी हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते कि चंपारण में हुआ क्या था, ठीक है। चंपारण बेसिकली पड़ता है बिहार में। चंपारण सत्याग्रह एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आज एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर 6 का निचोड़ है, ये समझिए, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं माध्यमिक वो इन्हीं सारे टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, देखिए चंपारण में नील की खेती की जाती थी, ठीक है। बात है 1750 की, 1750 की। हम लोग जानते हैं ना कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो वो एक बिजनेस करने के लिए आते हैं ना, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में शुरुआत में जो आई थी 1600 में, शुरुआत में वो क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना, बिजनेस करने के लिए हिंदुस्तान में आई थी ब्रिटेन से, है ना। तो 1750 में क्या हुआ कि नील की खेती शुरू हो गई भारत में। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ के किसानों को, भारत के किसानों को, उस वक्त अंग्रेज का उतना ज्यादा दबदबा भारत पे नहीं हुआ था, ठीक है। वो हुकूमत नहीं कर रहे थे 1750 में, तो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बिजनेस कर रही थी। उन्होंने यहाँ के किसान से कहा कि आप नील की खेती कीजिए। अब ये नील होता क्या है, देखिए इसको बोलते हैं इंडिगो, इंग्लिश में इंडिगो। इंडिगो बेसिक बोलते हैं नील, नील मतलब जिससे कलर किया जाता है ना, किसी भी टी शर्ट या शर्ट या पैंट को नील कलर जो किया जाता है उसी को बोलते हैं इंडिगो, नील, ठीक है। वो खेती होती थी वहां पे। तो अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों को कहा कि आप इसकी खेती कीजिए और बदले में पैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात है, किसान कुछ भी उगाता है तो उसको बेचने का गर्ज से ही उगाता है ना, बेचने के लिए ही उगाता है। तो किसान इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। किसान ये जानते थे कि इंडिगो की वजह से, यानी इंडिगो की खेती करने की वजह से क्या हो सकता है कि जमीन का जो उपजाऊ, मतलब जो अनाज उगाने की जो शक्ति है वो चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो फर्टिलिटी होता है ना, फर्टिलिटी को खत्म कर देता है नील की खेती, ठीक है। तो किसानों ने कहा कि हम इंडिगो का खेती नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जमीन मेरा बर्बाद होता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है, किसानों को कहा, यहाँ के किसानों को कहा कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, ठीक है, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। अगर आप बिहार का भी गए होंगे तो वहां के लोगों से आपने सुना होगा, मेरा पास 1 कट्ठा जमीन है, मेरा पास 2 कट्ठा जमीन है। कोई बहुत ज्यादा अमीर हुआ तो वो बोलता है मेरे पास 2 बीघा जमीन है। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है यानी 20 कट्ठा है, तो 3 कट्ठा पे आप इंडिगो का खेती कीजिए, बाकी के 17 कट्ठा में आपका जो मन करे उसको उगाइए, लेकिन आप इंडिगो जरूर उगाइए, ये हमारे काम की चीज है, इसके बदले आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसी को कहा गया 3 कथिया सिस्टम, 3 कथिया सिस्टम, ठीक है, ध्यान से समझिए। अंग्रेज 1750 में यहाँ के किसानों से नील की खेती करवा रहे हैं, इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और बदले में उन्हें पैसे दे रहे हैं। जब किसानों ने इनकार किया कि इससे हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, ठीक है, ये 1750 की बात है, जब अंग्रेजों का यहाँ पर दबदबा कायम नहीं हुआ था। अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग थे, यानी एक ट्रेडिंग कंपनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो किसानों ने जब मना किया तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप हर 1 बीघा में, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा आपके पास जमीन है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती कीजिए और बाकी के 17 कट्ठा में कुछ और कीजिए, जो आपका मन चाहे उसको उगाइए। उसी को कहा गया 3 कथिया सिस्टम, यानी हर 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो उन लोगों ने उस वक्त ऐसा किया।
उसी को कहा गया तीन कथिया सिस्टम। अब हो क्या रहा था कि पैसे मिल रहे थे किसानों को, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, अंग्रेजों ने ऑप्शन भी दे दिया है, पैसे भी दे रहे हैं खेती करने का। देखिए यहां पर तो बात सब कुछ ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बात है साल 1915 का, ठीक है। अब साल 1915 में क्या हुआ कि जर्मनी ने, ठीक है, जर्मन्स ने इंडिगो का एक डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया, यानी ऐसा इंडिगो जो जाली होता है, यानी कि उसी का डुप्लीकेट है और सस्ता में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज, सेम चीज, ठीक है, अगर सस्ता में अगर अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, और वो पूरे मार्केट में फैल भी गया था क्योंकि सस्ता है, और अगर सस्ता कोई चीज रहेगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर सस्ता इंडिगो, एक इधर इंडिगो, ठीक है, जर्मन ने 1915 में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया। अब जर्मन बेच रहे हैं सस्ता दाम में, चीप प्राइस में, ठीक है, चीप प्राइस। तो अब किसान से कौन खरीदेगा हाई रेट में, क्योंकि किसान तो साल भर उसमें खेती कर रहा है और उसके बाद कहीं साल भर की मेहनत के बाद अंग्रेज को बेच रहा है, तो जाहिर है महंगे रहेंगे, और ये सस्ता है तो ज्यादा सस्ता ही वाला बिकेगा। तो इसकी डिमांड तो घट गई, और डिमांड घट गई तो अब अंग्रेजों ने कुछ एडवांस देना पड़ता है ना, अंग्रेजों ने कुछ एडवांस भी उस वक्त दिया होगा, तो एडवांस रोक दिया, पूरा पेमेंट रोक दिया, और इसकी वजह से किसानों को लगने लगा कि अब इसका खेती करके कोई फायदा है नहीं, इसका खेती रोक देते हैं। उस 3 कट्ठा में भी, यानी 3 कट्ठा में जहां पर अब तक इंडिगो उगाया जा रहा था, उस 3 कट्ठा में भी कुछ और उगाने लगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि समय पूरा तरीका से बदल चुका था। 1915 वो साल था, मतलब वो वक्त था, ठीक है, 1915 अब वो वक्त नहीं रहा कि 1915 में अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि अंग्रेज का यहाँ पर टोटल राज था, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उनके पास, वो यहाँ पर राज करते थे, कोर्ट उनका, पुलिस उनका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, पूरा सब कुछ उनका। तो अब क्या किसानों के पास ये ऑप्शन है कि वो अंग्रेजों को मना कर सकें कि हाँ हम खेती नहीं करेंगे, नील की खेती जो करना है कर लो, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अब अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वो यहाँ की सरकार है, सरकार को मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 1915 वो साल था जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर पूरी तरह से राज कर रही थी, और किसानों के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो इनकार कर सके। तो जबरन उनसे नील की खेती करवाई गई, है ना, और बहुत ज्यादा जुल्म भी किया जाता था, पैसे भी नहीं दिए जाते थे, जबरदस्ती हो रहा था। यहाँ पर पैसे देने की क्या बात है, कभी दिल किया तो दे दिया, वरना नहीं दिया। तो किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। और 1915 वही साल था जिस साल गांधी जी, ठीक है, 1915 वो साल था जिस साल गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है, और इंडिया में आकर वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहने लगे थे, ठीक है। वो जहां रहते थे उनका उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, और जो अहमदाबाद में था। और चंपारण में किसानों के साथ जुल्म हो रहा था, इंडिगो की खेती जबरन करवाई जा रही थी वहां पर, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा जुल्म होने लगा, किसानों के ऊपर जुल्म और बढ़ता गया चंपारण में, तो चंपारण से, बिहार का एक छोटा सा जगह है चंपारण, चंपारण से कुछ लोग, ठीक है, चंपारण से कुछ लोग गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है वहां पर आए उनसे मिलने के लिए, ठीक है। उन लोगों ने गांधी जी को अपनी पूरी समस्या सुनाई कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, जबरन उनसे नील की खेती करवाई जा रही है, 3 कथिया सिस्टम वहां पर चालू है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो किसानों के साथ हैं। तो गांधी जी ने ये सब सुनकर वो चंपारण की तरफ बढ़े, ठीक है। चंपारण में वो आए 10 अप्रैल, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ, जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, अपने फॉलोअर्स के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से चंपारण आए, ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को। और उन्होंने वहां पर अपने फॉलोअर्स के साथ सर्वे का काम शुरू कर दिया। सर्वे का काम का मतलब यह है कि किसानों से पूछा गया कि आपकी फैमिली साइज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना कमाते हैं, किस तरह से घर चलता है, और क्या क्या परेशानियां अंग्रेजों की वजह से आपको हो रही है, ठीक है। किसानों ने अपना सब कुछ दुख पीड़ा जो भी था उनके साथ परेशानी सब कुछ बताया गांधी जी को, और गांधी जी ने उसी बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया, ठीक है। इस बात की खबर जब वहां के लोकल पुलिस थाने को हुआ है, तो होता है ना लोकल पुलिस थाना, वहां का लोकल पुलिस को, लोकल अथॉरिटी को जब इस बात का पता चला, तो उन लोगों ने गांधी जी और उनके फॉलोअर्स को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। मोतीहारी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, ठीक है।
और वहां पर बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि सबको पता था कि गांधी जी हमारे क्या है, हमदर्द है, तो गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई बेसिकली कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी से पूछा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं? गांधी जी ने कहा कि हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। और जब गांधी जी की जब रिपोर्ट्स जो किसानों के बोलने के बेसिस पर जो गांधी जी ने तैयार किए थे, जब उस रिपोर्ट को बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल ने देखा तो उन्हें लगा कि गांधी जी की तरफ से ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है किसानों के लिए कि हाँ किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और गांधी जी जेन्युइन तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल ने मैजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिया कि गांधी जी को तुरंत रिहा किया जाए और वो जो काम कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू रखने की भी तुम उसको इजाजत दे दो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट से कहा कि गांधी जी जो काम कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करने की आप उन्हें इजाजत दे दो। तो गांधी जी को छोड़ दिया गया, वो जो काम कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू करने की भी इजाजत मिल गई कि चंपारण में रहकर वो इस काम को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो गांधी जी को रिहा किया गया, ठीक है। अच्छा, उन्हें गिरफ्तार किया गया था 18 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को तो वो आए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था 18 अप्रैल 1917 में, ठीक है। अब वो जब आजाद हुए कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट से जब वो छूट गए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, वापस से वही किसानों का दुख पीड़ा को उस पेपर में तैयार किया। और वो सारा का सारा पेपर जिसमें किसानों का फैमिली साइज, सोर्स ऑफ इनकम, उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, किसानों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहा है, वो सारा जो एक पिटीशन बनाकर अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। अंग्रेजों ने जब इसे देखा, अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने जब देखा तो उन्हें लगा कि हाँ गांधी जी की जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है और इस पर हमें विचार करना चाहिए, इसका तोड़ भी निकालना चाहिए। तो उसके बाद बनाया गया इंडिगो कमीशन, ठीक है, इंडिगो कमीशन। और इंडिगो कमीशन में 3 लोग थे, ठीक है, यानी एक तरह की ये कमेटी थी जो ये तय करेगी कि हाँ किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, किसानों के साथ जो बातें हो रही है कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ जबरन इंडिगो की खेती करवाई जा रही है, वो सही है कि नहीं। बेसिकली कमेटी का काम होता है सच्चाई का पता लगाना और रिपोर्ट अपना पेश करना, ठीक है। तो इस इंडिगो कमीशन में 3 लोग थे और उसके साथ गांधी जी भी थे, ठीक है, उसमें एक मेंबर गांधी जी भी थे। क्योंकि गांधी जी ने ये सारा किया तो अंग्रेजों ने एक मेंबर गांधी जी को ही बनाया, इंडिगो कमीशन इसे कहा जाता है। इंडिगो कमीशन ने ये साबित किया कि हाँ किसानों के साथ जुल्म हो रहा है और इंडिगो की खेती तो उनसे करवाई जा रही है लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और इंडिगो की वजह से उनकी जमीनें भी बहुत सारी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इंडिगो की खेती करने की वजह से जमीन का जो पैदावार का जो सलाहियत है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो इंडिगो कमीशन के जब इंडिगो कमीशन का रिपोर्ट आया 1918 में, ठीक है, 1918 में, तो उसके जरिए 3 कथिया सिस्टम जो था उसको खत्म किया गया और तो और किसानों को कॉम्पेंसेशन भी दिया गया, यानी मुआवजा। अब तक उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उनका जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन भी उन्हें दिया गया, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह एक बड़ी जीत थी, ठीक है, और अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और ये पहली ऐसी जीत थी किसानों के लिए, ठीक है, जो हुआ था 1918 में। बेसिकली ये चंपारण सत्याग्रह खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं खेड़ा सत्याग्रह को, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। समझ लेते हैं इसको हुआ क्या था, ठीक है। खेड़ा है कहां पर? खेड़ा है बेसिकली गुजरात में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और खेड़ा में एक उस वक्त एक कम्युनिटी रहती थी जिसे कहा जाता था पाटीदार। पाटीदार कम्युनिटी का इस स्पेशलिटी था कि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मतलब महारत रखते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर उनका खास पेशा था और एग्रीकल्चर में वो माहिर भी थे। पाटीदार कम्युनिटी जो कि खेड़ा में रहती थी। 1918 से पहले क्या हुआ, 1899 में खेड़ा जिला में सूखापन छा गया और 1918 में फेमाइन आ गया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से किसानों की हालत तो वैसे भी खराब थी, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, मकान भी उस वक्त टूटे फूटे हुआ करते थे। तो किसानों की हालत तो बद से बदतर पहले से ही थी। और किसानों ने उस साल जब अपना सर्वे किया, अपना असेसमेंट किया, लैंड असेसमेंट किया, ठीक है, तो किसानों को ये रिपोर्ट मिला, ठीक है, ये पता चला कि इस साल खेड़ा जिला में खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। इसीलिए इतना अच्छा खेती, इतना अच्छा पैदावार को देखते हुए ये किसानों का परसेप्शन था, ये सॉरी अंग्रेजों का सोच था कि खेती बहुत अच्छी हुई है, पैदावार बहुत अच्छी हुई है। अंग्रेजों के हिसाब से किसानों की हालत क्या है वो किसान जानते हैं कि मेरी हालत क्या है, बहुत ही खराब हालत थी। तो अंग्रेजों को लगता था कि पैदावार बहुत अच्छी हुई है, जमीन का हालत बहुत अच्छा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस साल लगान बढ़ाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश क्या सोच रहे हैं कि हम लोग इस साल लगान बढ़ाएंगे, लगान टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये बात सुनकर वहां के लोग तो प्रोटेस्ट में उतर आए कि एक तो हमारे मतलब वहां के जो लोकल नेता थे, ठीक है, लोकल लीडर्स थे, वो प्रोटेस्ट में उतर आए कि पिछला जो लगान है वो तो हमसे दिया जा नहीं रहा है, खाने के लिए हम लोग खुद मोहताज हैं, इतनी अच्छी पैदावार इस साल हुई नहीं है, तो हम आपको क्या दे और आप उल्टा और लगान बढ़ा रहे हो। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम लोग 23% लगान बढ़ाएंगे, यानी अभी जितना है उसका 23% लगान और बढ़ जाएगा। तो किसानों तो वैसे भी उनके मरने की नौबत आ गई थी लगभग। ठीक है, और जिसकी वजह से किसानों को अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि लगान दे नहीं पाएंगे तो जाहिर है जमीन उनसे छीन ली जाएगी। और बहुत सारे किसान तो दिहाड़ी मजदूर बनने पर मजबूर हो गए थे, यानी रोज खाना रोज कमाना रोज खाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, आज कमाया तो ठीक, वरना भूखा पेट सोना पड़ेगा। तो किसानों की हालत तो खेड़ा में बहुत ज्यादा खराब थी। अब ये मसला लेकर गए इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी के पास। ठीक है, गांधी जी उस वक्त अहमदाबाद मिल वर्कर के साथ बिजी थे, वो उस वक्त नहीं थे। तो ये गए यहाँ क्या बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बातें सुनी और खेड़ा सत्याग्रह का जिम्मा खुद अपने सर पे लिया। ठीक है, खुद अपने हाथों में लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है मैंने बता दिया, गुजरात में है। ठीक है, तो खेड़ा जिला में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया। किसानों से उनकी हालत पूछी, फैमिली साइज पूछा, सोर्स ऑफ इनकम पूछा, किस तरह से वो लोग रह रहे, उनकी हालत जो बद से बदतर हो चुकी है, उन सारे हालातों को पेपर में लिखा। ठीक है, एक पिटीशन कर, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, ठीक है, लॉयर थे बहुत अच्छे। तो पिटीशन तैयार किया, किसानों का अंगूठा लिया, जिसको साइन करना आता था साइन किया उसने। अब उसको जमा करके, ठीक है, इस पिटीशन को जमा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से नाप तोल के उसमें लिखा था। अब उस पिटीशन को, उस रिपोर्ट को पहुंचाया किसके पास, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने इस पिटीशन को सीधा सीधा इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि भैया देखो हम उसने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से अंग्रेजों ने कि इस साल हम लोगों ने भी असेसमेंट करवाया है, लैंड असेसमेंट, और उससे हमको ये पता चला है कि इस साल खेती बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने 23% लगान बढ़ाने का फैसला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैंने तो अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है, किसानों से पूरा अच्छे तरह से सर्वे किया है और किसानों का ये कहना है कि उनकी हालत बद से बदतर हो रही है, वो पुराना लगान तो दे नहीं पा रहे हैं और बढ़ोतरी लगान कहां से अदा करेंगे। तो अंग्रेजों ने तो उनकी कुछ भी नहीं सुनी, पिटीशन को सीधा खारिज कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे हार चुके थे और कुछ ही समय बाद गांधी जी भी आ गए यहाँ पर, क्योंकि उनका जो अहमदाबाद मिल वर्कर का जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और गांधी जी भी आ गए थे। अब गांधी जी ने एक मीटिंग की जिसमें किसान भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के दूसरे फॉलोअर्स भी थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि सब लोगों ने पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको बताया कि हमने पिटीशन अंग्रेजों के पास भेजा था, लेकिन उस पिटीशन को सीधा सीधी खारिज कर दिया गया और हमारी बातें नहीं सुनी गई। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, और अंग्रेजों को जो करना है करने दीजिए, हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो अगर किसी का जमीन किसी से छीन लिया जाता है तो कोई दूसरा आदमी उस जमीन पर काम नहीं करेगा। ठीक है, लगान नहीं देगा, अगर जमीन छीन ली जाएगी तो हिंसा नहीं करेगा। गांधी जी का एक ही चीज मानना था कि कभी भी वायलेंस हमको नहीं चाहिए, हमेशा नॉन वायलेंस रहना है, क्योंकि अगर आपने वायलेंस किया तो हम इस सत्याग्रह को उसी वक्त खत्म कर देंगे। हमको नॉन वायलेंस रह के सब कुछ करना है। ठीक है, चाहे वो हम लोगों पर कुछ भी करे, चाहे वो हमारी जमीनें ले ले, हमारी जो जानवर होते हैं ना, गाय बकरी जो गांव एरिया में पालता है, उसको ले जाए, जमीन छीन ले, मारे, जुल्म करे, लगान किसी को नहीं देना है। ठीक है, और जो लगान दे देगा उसको समाज से हम लोग क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, यानी उसका बिरादरी से नाम कट जाएगा, उसको तड़ी पार कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सजा होने वाला था, ये सब गांधी जी ने बोला था। तो लोगों ने ऐसे ही किया, नॉन वायलेंस रहा, मारधार का रास्ता नहीं अपनाया और अंग्रेजों ने जो किया उसे करने दिया, चाहे जमीन छीन ले, जानवरों को ले जाए, खेतों पर कब्जा कर ले, घर पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो वहां के किसानों ने वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया, नॉन वायलेंस रह के सब कुछ किया, यानी हाथ नहीं उठाया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये होता है। तो अंग्रेज तो थक गए ये सब करते करते। ठीक है, और आखिरकार अंग्रेजों को ही झुकना पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया,
ऐलान किया कि ठीक है, जो 23% लगान हम बढ़ाने वाले थे उसको नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब 1918 की बात है। ये लगान तो हम नहीं बढ़ाएंगे। और जो किसान, जो अमीर किसान, देखिए किसान भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ जमींदार किसान होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि लगान नहीं बढ़ाया जाएगा 23%, और जो किसान लगान दे सकते हैं वो दें और जो नहीं दे सकते वो ना दें। ठीक है, तो ये किसानों के लिए दूसरी बड़ी जीत थी आफ्टर चंपारण, है ना। चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह दूसरी बड़ी जीत थी, क्योंकि लगान जो कम किया गया था उसको लगान जो बढ़ाया गया था उसको बढ़ाया नहीं गया, और जो नहीं दे सकते थे उसको बोल दिया गया कि जो नहीं दे सकते वो ना दे। ठीक है, तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब हम लोग समझेंगे, देखिए यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से रिलेटेड है अवध किसान सभा, और उसी से रिलेटेड है एका मूवमेंट। ठीक है, तो इन तीनों को साथ साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को समझ लेते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा ये शुरू हुआ था 1918 से और ये चला था 1920 तक। ठीक है, हालांकि 1921 तक भी चला था, लेकिन फिर इसके 2 हिस्से हो गए थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, देखिए समझिए पहले। देखिए, जब कभी भी किसानों के ऊपर जुल्म होगा, ठीक है, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे, ये उसी से रिलेटेड है। हुआ क्या था कि किसान, अभी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा नहीं बना है। ठीक है, मैं उससे पहले की बात आपको बताता हूं। जाहिर है अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज को चाहिए था लगान, और लगान के लिए उसने बीच में रखा था जमींदार को। जमींदार से अंग्रेजों ने कहा कि तुम किसान से लगान वसूल करो, और एक फिक्स दे दिया था कि इतना हर महीना लगान हमको चाहिए। तुम उसको मारो पीटो, जैसे करना है उसको, किसानों को मारो पीटो, जिस तरह से चाहो उस तरह से उस पर जुल्म करो, लेकिन हर महीना मेरे को इतना लगान चाहिए, ये अंग्रेजों ने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स, उसके बाद है जमींदार, और ये है किसान, पीजेंट्स। ठीक है, समझिए पहले, ध्यान से समझिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा जमींदार को कि मुझे लगान चाहिए, तुम जैसे भी करके पीजेंट्स से लगान वसूल करके हमको दो। ठीक है, तो जमींदार यहां पर क्या करते थे, ये जो बीच में है ना, बीच में, ठीक है, ब्रोकर, ये क्या करता था उस टाइम कि ब्रिटिशर्स ने, मान लेते हैं एक मिसाल के तौर पर, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हर किसान से मुझे 2000 रुपये हर महीना चाहिए, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए। तो जितना फिक्स किया गया है, ठीक है, उससे ओवर मनी लिया जाता था। जैसे 2000 है तो 2000 नहीं, हो सके 2500 3000 किसान से वसूल कर रहा हो। ये बात ब्रिटिशर्स को पता नहीं थी कि जमींदार किसान से ओवर मनी ले रहे हैं। ठीक है, मैंने जितना फिक्स किया है उससे ज्यादा ले रहे हैं, बल्कि जितना वसूली होता था उसका कुछ हिस्सा जमींदार रखता था और बाकी का अंग्रेज को चला जाता था लगान का। ठीक है, अंग्रेजों को ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि जमींदार जो है वो किसानों से जबरन ज्यादा वसूली कर रहा है, ज्यादा लगान वसूल कर रहा है। ठीक है, तो किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जितना लगान फिक्स किया गया है उससे ज्यादा उससे वसूली किया जा रहा है। और बात बात पे जमीन से बेदखल होने की भी धमकी दी जाती थी किसानों को कि अगर वक्त पर लगान पे नहीं किया तो जमीन से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो किसानों के साथ मसला तो बहुत था। और उसी साल ठीक है 1917 में 1917 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जा रहा था, याद होगा होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, तो होम रूल लीग मूवमेंट गांव-गांव में होता था, और ये बेसिकली गांव से ही रिलेटेड है, किसान का मसला तो गांव से ही रिलेटेड है। तो होम रूल लीग मूवमेंट में ये तय हुआ कि किसान अगर एक जगह पर हो जाए, ठीक है, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, फिर उनकी भी हक की बात की जाएगी। ठीक है, तो 2 अहम लोग थे। ठीक है, गौरी शंकर मिश्रा, नाम याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी। और क्या जुल्म होता था देखिए किसानों पर, जमींदार ओवर मनी तो लेते ही थे, और क्या करते थे जमींदार, हर साल एक रिन्यूएबल फीस किसानों पर लागू करते थे। रिन्यूएबल फीस, अब ये रिन्यूएबल फीस क्या होता है देखिए, रिन्यूएबल फीस यानी हर साल पूरा होने के बाद, ठीक है, हर साल पूरा होने के बाद एक रिन्यूएबल फीस देना पड़ता था। यानी अगर साल पूरा होने के बाद वो रिन्यूएबल फीस अगर जमींदार को नहीं दिया गया तो जमीन से उनको हाथ धोना पड़ेगा किसानों को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज होता था नजराना।
इसे उस वक्त नजराना कहा जाता था। नजराना क्या है, देखिए नजराना एक उर्दू वर्ड है, ठीक है। नजराना मतलब कुछ देना, पैसे की शक्ल में या तोहफे की शक्ल में। जैसे अगर जमींदार का घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसान को तोहफा देना पड़ेगा। जमींदार का घर में कोई मर गया तो उसको भी तोहफा देना पड़ेगा। जमींदार का घर में किसी की शादी है तो पैसे देने पड़ेंगे किसानों को। यानी किसानों से हर बात पे पैसा और सामान मांगने का आदत हो गया था जमींदार को, ठीक है। तो किसानों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही थी, ठीक है, क्योंकि किसानों को रिन्यूएबल फीस भी देना पड़ रहा है, नजराना भी देना पड़ रहा है, और तो और ओवर मनी भी ले रहा है उससे, ठीक है। तो किसानों की हालत जब बद से बदतर हो गई तो किसानों ने अपना एक संगठन बनाया जिसे कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। बात समझ में आई? यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, ठीक है, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा कहा जाता है। और इसके फाउंडर कौन कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 में बना था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, ठीक है। अब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो थी ये किसानों के मसलों की बात कर रही थी, उनके हक की बात कर रही थी, ठीक है। इसी साल क्या हुआ अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा में, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसानों की हक की बात भी की जा रही थी। 1920 में क्या हुआ? 1920 वो साल था जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था बाई गांधी जी, ठीक है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चलाया गया ना भारत में, तो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा दो हिस्सा में बढ़ गया, ठीक है, दो हिस्सा में। इसका एक और हिस्सा बन गया जिसको कहा जाता है अवध किसान सभा। अब ये क्यों बना? देखिए 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ ना, तो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के एक ग्रुप का मानना था, दो ग्रुप बन गया था, ठीक है। एक ग्रुप का मानना था कि हमें गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लोकल इश्यूज यानी किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं हमको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लोकल इश्यू की तरफ। जैसे जमींदार किसान पर जुल्म ना करे, रिन्यूएबल फीस जबरन वसूल ना करे, ओवर मनी ना ले, ठीक है। तो ये सारा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन वहीं दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि लोकल इश्यूज को छोड़ो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का फुल सपोर्ट करो, गांधी जी के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी का दामन थाम के रहने गए। और दूसरा ग्रुप ये सोचता था कि नहीं, हम लोग लोकल इश्यूज पे सिर्फ किसानों की मसलों की बात करते हैं। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसानों की कोई बात नहीं कही थी। ऐसा नहीं था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसानों के लिए एक अलग से कुछ प्रपोजल दिया गया या किसानों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। यानी किसानों का कोई काम नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इसीलिए यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का एक ग्रुप का मानना था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें लोकल इश्यूज पे किसानों की हक की बात करनी चाहिए। जबकि एक ग्रुप का मानना था कि नहीं, हमें गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां से यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा दो हिस्सों में टूट गई। एक बन गया यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा और एक बन गया अवध किसान सभा, ठीक है। अब दो हिस्सों में बढ़ गया। अब देखिए अवध किसान सभा में क्या किया, अवध किसान सभा जब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से जब अलग हो गया, ठीक है, अवध आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो अवध किसान सभा जब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से जब अलग हो गया तो उसने वायलेंस का रास्ता अपना लिया। और वायलेंस कांग्रेस को पसंद नहीं है, ठीक है, यानी गांधी जी को पसंद नहीं है। तो इन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी, जमींदारों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली किसानों के फेवर में थे। तो जाहिर है किसान का दुश्मन कौन है? जमींदार को मारना शुरू किया। अब जब लोकल अथॉरिटीज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चली तो उन लोगों ने अवध किसान सभा के मेंबर को मारना शुरू किया, इनकी धुलाई करनी शुरू की। तो आधे लोग तो धुलाई के डर से भाग गए, ठीक है, और आधे लोग इस राहत की वजह से डर गए कि उस साल, ठीक है, उसी साल अंग्रेजों ने एक स्कीम दिया था किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए, कि जो नजराना फीस है वो नहीं रहेगा अगले साल से, ठीक है, जिसको कहा जाता था रेंट अमेंडमेंट एक्ट। रेंट अमेंडमेंट एक्ट यानी इसके तहत जमींदार जो हर साल नजराना वसूल करते थे किसानों से वो अब नहीं होगा, ठीक है।
तो अवध किसान सभा से आधे लोग तो मार के डर से भाग गए, ठीक है, और आधे लोग इस राहत की वजह से इस मूवमेंट से हट गए। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये सभा जो थी, ये पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इसकी तो बात ही अब नहीं करनी है, ठीक है। अवध किसान सभा खत्म हो गई। अब क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। और ये यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा किसका साथ दे रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दे रही थी, है ना। लोकल इश्यूज का बात कौन कर रहा था? अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा तो अब खत्म हो गया। आधा लोग मार के डर से भागे और आधा लोग राहत की वजह से इस मूवमेंट को छोड़ के चले गए, ठीक है। ये सभा खत्म हो गई। बच गई क्या? सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। अब ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने कहा कि चलो नजराना तो खत्म हो गया, यानी अब हर साल हमको उसका मर गया, उसका बच्चा पैदा हो गया या उसका शादी हो रहा है तो हमको नजराना नहीं देना पड़ेगा, रिन्यूएबल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जमींदार इतनी आसानी से तो हार मानने वाले थे नहीं। जमींदार ने सोच लिया कि नजराना तो बंद हो गया, अब हम इससे दूसरी तरीके से वसूली करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा का लत लग चुका था। तो अब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के साथ क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि जमींदार जो थे, अंग्रेजों ने जमींदार को जितना रुपया फिक्स किया था लगान के लिए, उससे 1.5 गुना की ज्यादा वसूली होती थी। तो जमींदार क्या करते थे? अब नजराना बंद हो गया तो उसने क्या किया कि 1.5 गुना ज्यादा वसूली करने लगा। यानी अगर 1000 रुपया वसूल करना है तो 1000 की जगह 1500 वसूल करने लगे। हो सकता है कि वो जो नजराना बंद हो गया था उसका भरपाई करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, है ना, कि नजराना तो अब मुझे मिलने वाला है नहीं, तो जो वसूली करना है यहीं से वसूली कर लेते हैं। तो अवध की जो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा थी उसकी और परेशानियां बढ़ने लगी। अब क्या करे भाई? तो इसी से निकल कर आया एका मूवमेंट, ठीक है। ये जो एका मूवमेंट मैंने कहा था ना, सॉरी ये वाला एका मूवमेंट मैंने कहा था ना कि एका मूवमेंट इसी से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा ने कांग्रेस से कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा किसे सपोर्ट कर रही थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कांग्रेस के द्वारा जो चलाया जा रहा था। तो कांग्रेस से कहा कि हमारी ये परेशानियां हैं। आप लोगों ने रेंट अमेंडमेंट एक्ट तो पास कर दिया कि हाँ, अंग्रेजों ने पास कर दिया कि अब हर साल रिन्यूएबल फीस नहीं देना पड़ेगा, नजराना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब ये हमसे ज्यादा वसूली कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने किसानों को समझाया, सुझाव दिया कि जब कभी भी जमींदार आपसे लगान वसूल करने के लिए आए, ठीक है, आपके घर में, तो आप उनसे रसीद मांगिए। आप जितना भी पैसा उनको दे, आप उसकी एक रसीद मांगिए, एक बिल मांगिए कि हाँ मैंने इतना पैसा दिया, आप मुझे उसका बिल दीजिए ताकि मैं इसे अपने पास संभाल कर रख सकूं, जब कभी भी अंग्रेज आए तो मैं इसे दिखा सकूं। तो इससे क्या होगा कि किसान के पास एक सबूत रहेगा कि हाँ इतना पैसा जमींदार मुझसे लेकर गया है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान था? वो बिल मांगेगा और वो दे देगा? इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि जमींदार क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं, है ना, और ताकतवर कमजोरों की बातें नहीं सुना करते। तो रसीद तो मिलने से रहा, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि जब आप उनसे रसीद मांगोगे तो आपके पास एक सबूत रहेगा और आप वो सबूत जमींदार का जो मालिक है अंग्रेज, आप उसको दिखा सकोगे, ठीक है। तो रसीद तो उनको नहीं मिला, झापड़ जरूर मिल गया था उस टाइम में, ठीक है। जमींदारों ने किसानों को मारना शुरू किया कि तुम हमसे रसीद मांगोगे, बिल मांगोगे कि हमने कितना तुमसे वसूली किया लगान का, तो वो तो नहीं मिला। अब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो कि कांग्रेस का साथ दे रही थी, उसने तय किया कि अब हम लोग मोबिलाइज करेंगे, यानी गांव गांव में जाएंगे और एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग को कहा जाने लगा एका मूवमेंट, एका मीटिंग, सॉरी एका मीटिंग। अब एका मीटिंग में क्या किया जाता था कि लोगों को शपथ दिलाया जाता था, कसम खिलाई जाती थी कि अब चाहे तुम्हारे ऊपर जो भी जुल्म हो, तुमसे तुम्हारी जमीन छीनी जाए, तुमसे तुम्हारे कैटल यानी जानवर छीने जाए, तुम लगान नहीं दोगे, ठीक है। उसे कहा गया एका मीटिंग। इस मीटिंग को कांग्रेस का सपोर्ट था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को कांग्रेस का सपोर्ट था, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस का ध्यान भटक गया, ठीक है। कांग्रेस का ध्यान यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से हटकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उसका ध्यान ज्यादा चला गया। मतलब वो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को कम सपोर्ट करने लगी, कम उस पर ध्यान देने लगी। और यहीं पर
एक राइज होता है एक नया लीडर का, ठीक है, एक नया लीडर उभरता है जिसका नाम होता है मदारी पासी। मदारी पासी, मदारी पासी एका मूवमेंट का लीडर बन जाता है, ठीक है, और वो वायलेंस का रास्ता पर यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का मेंबर को उतार लेता है। वायलेंस यानी जमींदार को मारना, जमींदार को लगान ना देना वो ठीक है, लेकिन वायलेंस का रास्ता पे उतर जाना, अब वायलेंस गांधी जी को पसंद नहीं है, तो गांधी जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा अब कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करती है। अब जैसे ही ये खबर अंग्रेजों को मिली तो अंग्रेजों के लिए ये काम बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अब गांधी जी उसे डिसओन कर चुके थे। यानी अब गांधी जी ने खुलेआम तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि अब वो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को डिसओन कर रहे हैं, यानी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एका मूवमेंट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब अंग्रेजों को ये खत्म करने में जरा भी वक्त नहीं लगा और इस तरह से यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा भी खत्म हो गई। अवध किसान सभा तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, है ना, मैंने बताया आपको। तो यहां से अब यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा भी खत्म हो गई और एका मूवमेंट भी खत्म हो गया, मदारी पासी को भी मार दिया गया, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा वो है बारडोली सत्याग्रह। अब हम लोग समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह एग्जाम में सत्याग्रह क्या था 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो बारडोली सत्याग्रह बेसिकली हुआ था 1928 में, लेकिन इसका हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज, अच्छा ये वही बारडोली सत्याग्रह है जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा, ठीक है। पहले से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहा जाता था, पहले उन्हें सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही कहा जाता था, गुजरात के थे, और बाद में इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया गया, ठीक है। और जो बारडोली है वो भी गुजरात में ही है, ठीक है, सूरत में। तो अब यहां पे हुआ क्या था, देखिए अंग्रेज क्या करती थी, हर 30 साल में लैंड का असेसमेंट करवाती थी। हर 30 साल में लैंड असेसमेंट मतलब लैंड को जांचना, ठीक है, गांव का सर्वे करना और उस बिना पर लगान को घटाना या बढ़ाना, ठीक है, बेसिकली बढ़ता ही था, ठीक है। तो आखिरी जो सर्वे हुआ था वो हुआ था 1896 में और अब 30 साल होने वाले थे 1926 में। तो 1926 में लैंड असेसमेंट करने के लिए एमएस जैकर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, एमएस जैकर। एमएस जैकर को इस तरह का काम का कोई भी अनुभव नहीं था, ठीक है। एमएस जैकर ने क्या किया, गांव के लोगों से बात नहीं की, लैंड का सर्वे नहीं किया, लैंड की जांच नहीं की, जमीन का जांच नहीं किया और सीधा सीधी अपने हिसाब से एक बैठा दिया कि हाँ जो टैक्स है, ठीक है, जो लगान है उसको 30% तक बढ़ाया जाएगा। कितना? 30% के लैंड का असेसमेंट। उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ लैंड का जाके मिट्टी छू के देखा हो, उसका जांच किया हो, लैंड का असेसमेंट, गांव के लोगों से बात किया कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, पिछले साल क्या पैदावार हुआ, उसके पहले क्या पैदावार हुआ, पैदावार किस तरह का हो रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब कुछ भी नहीं पूछा। सीधा सीधी पिछला रिपोर्ट देखा और उसके हिसाब से नया रिपोर्ट बना दिया और कहा एमएस जैकर ने कि 30%, एमएस जैकर अंग्रेज का ही आदमी था, ठीक है, 30% लगान बढ़ाया जाएगा। अब ये सुनकर वहां की जनता, तो बारडोली की जो जनता थी वो प्रोटेस्ट पे उतर आई, उसने आंदोलन करना शुरू किया और उसने गुहार लगाई इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जिम्मा अपने हाथों में लिया, ठीक है, अपने ऊपर लिया इसका पूरा जिम्मा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ और भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए बारडोली में, और बारडोली में आकर उन्होंने सबसे पहले यहाँ का सर्वे करना शुरू किया, ठीक है। सर्वे में उन्होंने लैंड असेसमेंट किया, लोगों से बातचीत की, पिछला पैदावार पता किया, ठीक है। सारा चीज को करने के बाद, रिपोर्ट तैयार कर देने के बाद, किसानों से अंगूठा का निशान लेने के बाद उन्होंने ये सारी रिपोर्ट अंग्रेजों को सबमिट किया, अंग्रेजों को दिखाया, ठीक है, कि लैंड की जो कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी है नहीं। और उन लोगों ने ये भी देखा, कांग्रेस के लोगों ने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके फॉलोअर्स ने ये भी देखा कि क्या एमएस जैकर ने जो रिपोर्ट तैयार की कि 30% तक लगान बढ़ना चाहिए, तो क्या ये सचमुच में इतना बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो उन लोगों ने देखा कि लगान बढ़ेगा तो, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, 30% लगान बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इतना लगान नहीं बढ़ता है, कम बढ़ेगा, ठीक है, कम बढ़ेगा मगर बढ़ेगा। तो उन लोगों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों से बात की, अंग्रेजों ने कहा कि हम लोगों ने भी लैंड असेसमेंट किया है
और हम लोगों के अनुसार 30% लगान बढ़ाने में कोई भी ज्यादती नहीं हो रही है। अंग्रेजों के साथ, किसानों के साथ हम किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं कर रहे। हम लोगों ने अपना असेसमेंट किया है, आपने अपना असेसमेंट किया है, तो हम आपकी बात क्यों सुने। तो अंग्रेजों ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात को माना नहीं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, लोगों को मीटिंग की, ठीक है, लोगों से मीटिंग की, वहां के किसानों से मीटिंग की, और जहां पर मीटिंग होती थी वहां पर एक कुआं खोद दिए, एक मतलब वहां पर एक नहाने का इंतजाम करता था। नहाना का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म में कि जब आप नहाओगे, ठीक है, तो गंगा जल से उन्हें स्नान कराया जाता था। गंगा जल से स्नान कराने का मतलब ये होता था कि उनसे कस्में खिलवानी है। कस्में क्या खिलवानी है कि अगर अंग्रेज आपका जमीन पे कब्जा करे, आपके जानवरों को ले जाए, आप वायलेंस के रास्ते पर नहीं उतरोगे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम था कि 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हो चुका था, है ना। 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हो चुका था और वहां पर जो लोग थे वो वायलेंस के रास्ते पर उतर चुके थे। पुलिस थाने को आग लगा दी थी, पुलिस वाले को मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर वायलेंस वो नहीं चाहते थे, नॉन वायलेंस रहकर सारा काम करना चाहते थे। तो गंगा जल से उन्हें स्नान कराया जाता था मीटिंग में, और ये कसम खिलवाई जाती थी कि तुम वायलेंस के रास्ते पर नहीं उतरोगे। अंग्रेज जितना भी तुम पर जुल्म करे, जमींदार जितना भी तुम पर जुल्म करे, तुम वायलेंस के रास्ते पर नहीं उतरोगे, ठीक है। और कोई भी चोरी छुपे जमींदार को या अंग्रेज को लगान देने नहीं जाएगा। अगर कोई लगान देते हुए पकड़ा गया, ठीक है, क्योंकि अगर एक लगान देगा तो दूसरा भी उसका पीछे भागेगा, तीसरा भी उसके पीछे भागेगा, ठीक है। आपने कॉलेज स्कूल में देखा होगा ना, स्टूडेंट हड़ताल करते हैं। अगर एक लड़का भी अगर एग्जाम देने के लिए चला गया तो उनका हड़ताल का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, अगर एक किसान भी, ठीक है, एक किसान भी अगर टैक्स देने चला गया, लगान देने चला गया, तो फिर इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर किसी को टैक्स देते हुए पकड़ लिया गया तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बारडोली सत्याग्रह चल रही थी और उसी वक्त फिर गांधी जी भी ज्वाइंट हो गए यहाँ पर। अब अंग्रेजों की हालत और खराब हो गई क्योंकि गांधी जी भी इसका हिस्सा बन चुके थे। अंत में अंग्रेजों को हार मानना पड़ा, ठीक है। और अंग्रेज ने अपने, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये डिमांड था कि आप, अंग्रेजों से वो कुछ खास डिमांड नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों से वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाइए। इंडिपेंडेंट कमिटी यानी जो निष्पक्ष जांच करे, लैंड असेसमेंट करे, सर्वे करे और बाद में ये तय करे कि लगान इतना जो बढ़ा है ये सही है या गलत है, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, या घटेगा तो कितना घटेगा। बढ़ेगा, मेरे ख्याल से बढ़ेगा ही, तो कितना बढ़ेगा। तो अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बातें सुनी और एक कमिटी बनाई, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड के नाम, मतलब दो लोगों की एक कमिटी बनाई, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ये दो लोग थे, दो लोगों की कमिटी थी ये। इन दोनों ने क्या किया, वही काम किया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने किया। जमीन की जांच की, गांव वालों मतलब किसानों का सर्वे किया, सारी पूछताछ उनसे की और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट में ये लिखा गया कि लगान बढ़ेगा तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6.03%। 6.03% बढ़ेगा, इतना 30% इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आखिरकार बारडोली के किसानों की जीत हुई। और जब बारडोली सत्याग्रह चल रहा था तो वहीं पर एक औरत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर बुलाया और यहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ने ये सर्वे किया था, एमएस जैकर फेल हुआ, ठीक है। एमएस जैकर को इस तरह का काम का कोई भी अनुभव नहीं था, इसीलिए उसने पुरानी असेसमेंट के मुताबिक अपना एक रिपोर्ट तैयार कर दिया जिसमें 30% बढ़ाया गया। लेकिन मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ने, ठीक है, 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ने सारा असेसमेंट किया, सर्वे किया, उसके बाद कहा कि 6.03% लगान बढ़ेगा, 30% नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बारडोली के किसानों की जीत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिंदगी का एक अहम लेसन हम यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी एक बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। तो ये था रोल ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये पूरा जो मतलब किसान का क्या रोल रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इसमें इतना सारा चीज आपको पढ़ना जरूरी है।
और इससे बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ तक कि कभी कभी 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि किसानों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रोल रहा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डाली है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि चैप्टर 6 जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हर एग्जाम का एक नीड होता है, अगर आप उस नीड को समझ लेते हो तो वो एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि चैप्टर 6 बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, अरे देखो कि चैप्टर 6 में क्या क्या क्वेश्चन आया, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। मैंने बोला था ना कि मार्केट में बुक्स काफी सारे अवेलेबल है, मैंने उसके बारे में बताया था, आप दूसरी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था क्या क्या बुक्स आपको अभी मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको माध्यमिक में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।